नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन विपक्ष ने अपने आक्रामक तेवरों की झलकी दिखा दी है। प्रोटेम स्पीकर के पैनल के लिए मनोनीत विपक्षी सांसदों ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। शपथ लेने जाते समय शिक्षा मंत्री की नीट के नारों से हूटिंग की गई और विपक्षी सांसद संविधान की प्रतियां लहराते दिखाई दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि देश को एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम बड़े मंत्रियों को शपथ दिलाई। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच टकराव भी शुरू हो गया, जब विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की दावेदारी की अनदेखी का आरोप लगाया। इंडिया गठबंधन ने विपक्ष के नेताओं के उन नामों को वापस लेने का फैसला लिया जिन्हें प्रोटेम स्पीकर महताब के सहयोग के लिए आगे किया गया था। टी बालू सहित 3 नेता शपथ के लिए नहीं पहुंच सके। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ले रहे थे तो विपक्ष ने उनको भी कूट किया। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के बीच इंडिया ब्लॉक ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में संविधान की कॉपी लिए विपक्षी सांसदों ने सरकार पर संविधान पर हमले का आरोप लगाया। संविधान की रक्षा हम करेंगे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। मकसद सबको साथ लेकर चलना है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि देश को एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। लेकिन फिलहाल जो सूरत नजर आ रही है उसमें लगता है कि 18वीं लोकसभा में टकराव और तीखे होंगे। संसद में भारतीय लोकतंत्र की आत्मा बसती है। यहाँ टकराव और जुड़ाव दोनों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए जरूरी है कि वो गैर जरूरी टकराव से बचे और मुद्दों पर लोकतांत्रिक सहमति बनाए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। वैसे यह तय है कि सरकार विपक्ष के बीच पहले ही दिन जो टकराव शुरू हुआ है, यह आने वाले समय में और ज्यादा तेज होगा। लोकसभा स्पीकर के लिए कल दोपहर 12 बजे से पहले प्रस्ताव पेश करना है। सरकार की कोशिश स्पीकर के लिए आम राय बनाने की है, लेकिन विपक्ष इसके लिए डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है। ऐसा न होने पर बुधवार को स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत भी आ सकती है। अगर चुनाव होता है तो यह सरकार के बहुमत की पहली परीक्षा होगी।
वहीं बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास और डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को दे सकती है। सहयोगी दलों ने स्पीकर के पद पर बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सरकार विपक्ष में टकराव संभव है। इसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर सकता है। वहीं बीजेपी तमिलनाडु में अवैध शराब कांड को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर आक्रामक है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राशिद किदवाई साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। संजय जी, आपके पास पहले आऊँगा। ये जो बात पीएम मोदी ने आज संसद भवन के सीढ़ियों पर खड़े होकर कही है कि देश की जनता को नाटक हंगामा नहीं चाहिए, देश को नारे नहीं चाहिए, सब्सटेंस चाहिए, देश को एक अच्छा विपक्ष चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष चाहिए। ये क्या जो टिप्पणी है एक तरह से विपक्ष की जो आक्रामक तेवर उनको देखते हुए है कि आने वाले समय में विपक्ष और ज्यादा आक्रामक होगा? देखिए, अखिलेश आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उसमें दो चीजें मेरे हिसाब से इंगित हुई। एक तो नई सरकार तीसरे टर्म वो आए हैं, उस नाते एक जो संदेश था सांसदों को और देशवासियों को, और साथ में कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल एक बना था उसको लेकर के, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के एक प्रमुख नेता ने उन्होंने कहा कि सीट की पेटी बांध लें और बिल्कुल अब गर्मा गर्म संसद सत्र शुरू होने वाला है। और जिस तरह की बात हम देख रहे हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में, राशिद अगर मैं गलत हूं आप या राशिद करेक्ट करेंगे, कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के इतना तरह का विवाद, इतना कन्फ्रंटेशन का भाव मुझे नहीं ध्यान में है। जिस समय पहली बार सांसद चुन करके आए हैं और ये बड़ा ही मतलब सब सांसद के लिए काफी एक उत्साह और गर्व का दिन होता है जिस समय जाकर के वो अपना दायित्व जो शपथ ग्रहण करते हैं। उस दिन मतलब विरोध प्रदर्शन होना आज तो कोई इशू नहीं है। आज तो सभी लोग को बाईपार्टीजन एक मूवमेंट है जिसमें सभी के लिए उत्साह का, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए एक उत्साह का दिन होता है। उस दिन इस तरह की चीज होना, तो साथ में इसलिए उन्होंने 1975 इमरजेंसी वाली बात की याद दिलाई। और ये जो एक माहौल बना है, तो अभी से अगर आप मान लीजिए कि संविधान की रक्षा है और बाकी चीजें हैं, तो 75 की बात निकलती है तो फिर बात काफी अलग जाती है, काफी उस पर कभी अलग एक डिस्कशन का मौका आपके यहाँ होगा। लेकिन आज जो मतलब हुआ और जिस तरह से उनके सारे सदस्यों ने विड्रॉ कर लिया, जो पैनल में थे प्रोटेम स्पीकर के साथ जो पैनल में बाकी वो कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि कंप्लीटली अवॉइडेबल था आज के दिन इस तरह का चीज करना। जबकि एक कम से कम, क्योंकि विपक्ष की संख्या अच्छी बनी है, पक्ष की संख्या मतलब वो प्रीपोल कोalition वो जीत करके आए हैं, इसलिए उनका स्वाभाविक तौर पे वो सरकार के अंदर बैठे और विपक्ष जहां है उसकी भूमिका है। लेकिन अभी से ये जो कन्फ्रंटेशन का भाव आ रहा है वहां मुझे लगता है, और एक चीज और जो आप कह रहे थे स्पीकर वाले में, अगर स्पीकर में चुनाव में जाते हैं तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद पहली बार होगा कि स्पीकर इलेक्टेड अनअपोज्ड नहीं होकर के एक तरह का चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से होगा कि पक्ष और विपक्ष देखना होगा दोनों के क्या होता है, क्या कोई आम राय बन पाती है, नहीं बन पाती। राशिद जी के पास आना चाहूंगा। राशिद जी, ये बात सही है कि देश की जनता ने एक बहुत ही सशक्त विपक्ष को इस बार जनादेश दिया है। देश की जनता भी चाहती है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इस बार विपक्ष के सांसद दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन जैसा संजय जी कह रहे हैं कि पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर इसको इतना बड़ा विवाद खड़ा करना, क्या ये जायज़ है? और क्या इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में ये जो कन्फ्रंटेशन है ये और ज्यादा बढ़ेगा? जी अखिलेश, देखिए जो प्रोटेम की बात है, जैसे संजय कह रहे थे, महज एक औपचारिकता होती है, कोई भी वरिष्ठ सदस्य जो है वो कर सकता है। और राष्ट्रपति की तरफ से नाम आया था तो विपक्ष को इसका सम्मान करना चाहिए था। उसी तरीके से सत्ताधारी दल को भी थोड़ा जो ये स्पीकर वाला मामला है कि डिप्टी स्पीकर का ऑफर करके वो एक अच्छी एक पुराना एक नजीर होती है और उसको अगर फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बुलाते नेता प्रतिपक्ष को, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा के हैं या कांग्रेस के नेताओं को या इंडिया अलायंस वालों को, देखिए दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अभी इलेक्शन मोड में है। दोनों वही तंज, वही तिरस्कार का भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान का अभाव साफ नजर आता है। जिस तरह के शब्दों का चयन किया जाता है, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि उन्होंने अभी भी जो 24 का जो चुनाव हुआ था उसको अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है, उसी मोड में, उसी सोच में चल रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में भी सदन में इसी तरीके का कन्फ्रंटेशन होगा। देखिए सरकार का काम है सरकार चलाना और विपक्ष का
हक बनता है कि वो अपनी बात रखना। यहाँ सरकार को वो काम नहीं करने देना चाहते, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो चाहती है कि विपक्ष जो है वो इतना ज्यादा बोले ना। जो डिस्ट्रप्शंस की बात आती है, आपको याद होगा अरुण जेटली ने और सुषमा स्वराज ने, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे दोनों सदन में, उन्होंने बार बार ये कहा था कि जो डिस्ट्रप्शन होता है वो भी लोकतंत्र में एक तरीका होता है अपना विरोध जताने का, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज भाजपा ने क्योंकि सत्ता में है तो उसका मर्यादा और उसकी परिभाषा बदल दी है। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा, संक्षेप में आपका जवाब चाहिए कि जो बात डिप्टी स्पीकर को लेकर राशिद कह रहे हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद, जैसे कि परंपरा है, विपक्ष को दे दिया जाए तो शायद स्पीकर के नाम पर सहमति बन जाती। आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे यूपीए 1 यूपीए 2 में, तो चरणजीत सिंह अटवाल जो कि बीजेपी के सहयोगी थे, पहले उन्हें दिया गया, बाद में कड़िया मुंडा जी को दिया गया जो खुद बीजेपी के नेता हैं। लेकिन जब मोदी 1.0 आया तब ये परंपरा को तोड़ा गया, और उसके बाद पिछले 5 साल तो आपने देखा डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं था। तो क्या इस पर सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए इस परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए ताकि स्पीकर के नाम पर आम राय बन सके? देखिए, दोनों ही तरह का सिचुएशन रहा है कि डिप्टी स्पीकर आप अपने किसी सहयोगी को भी दिए हैं और विपक्ष के नेताओं को भी दिए हैं। लेकिन अगर विपक्ष के साथ संवाद की स्थिति नहीं है, टोटल कन्फ्रंटेशन की स्थिति है, तो आप डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे करके भी सत्ता पक्ष ये सोच सकता है कि हमें क्या मिलने को है। क्योंकि ये जब संवाद की परिस्थिति होती है, पहले दिन से ही संवाद का ब्रेकडाउन है। किरण रिजिजू जरूर गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, उस तरह से आप देखिए मोदी 1.0 में या 2.0 में भी जो यहाँ संसदीय कार्य मंत्री थे या और कोई सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए थे उसके, और इस तरह का वो संवाद चला था। या उसके पहले भी जब वाजपेयी सरकार के समय से कांग्रेस और भाजपा का बिल्कुल वो नाता रिश्ता टूटा हुआ है। मनमोहन सिंह के सरकार के समय भी कम्युनिकेशन का टोटल ब्रेकडाउन था। तो इस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में जिस समय आज हम देख रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन का मतलब प्रोटेम 2 दिन के लिए ही ये परिस्थिति है प्रोटेम की, परसों स्पीकर चुन लिए जाएंगे, उस बीच में इतना सारा हो रहा है, तो क्या उस बीच में बीजेपी कोई मतलब दरिया दिल दिखाने जैसी कोई चीज, जिसको हम दरिया दिली कहते हैं, वो दिखानी जैसी चीज रियल पॉलिटिक्स में? माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है, अभी एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के लिए क्या है चुनौती, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वक्त एक ब्रेक का। एक तरफ विपक्ष के तीखे तेवर हैं, तो वही सरकार के सामने राज्यसभा की चुनौती भी अभी तक बनी हुई है। हालांकि अब एनडीए बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है, फिर भी कई महत्वपूर्ण बिलों पर समर्थन के लिए उसे ऐसे दलों की ओर देखना पड़ सकता है जिनसे पहले दोस्ताना संबंध रहे, लेकिन अब आमने सामने की टक्कर है। दरअसल 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 230 सदस्य हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 116 है। एनडीए के पास अभी 105 सांसद हैं। सभी मनोनीत और एक निर्दलीय को मिलाकर एनडीए की संख्या 113 पहुंच जाती है, जो बहुमत से 3 कम है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के 11, बीजेडी के 9, बीआरएस के 5 और एआईएडीएमके के 4 सांसद हैं। इनकी संख्या 29 है, जो पहले बीजेपी का साथ देते आए हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में सरकार को इनकी जरूरत भी पड़ सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन का नोटिस देकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। 2015 और 2016 में विपक्ष ने राज्यसभा में संशोधन पारित करवाकर सरकार को असहज कर दिया था। नीट परीक्षा में धांधली, रेल दुर्घटना आदि पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर चुका है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। राशिद जी, लोकसभा में तो जहां हमने तीखे तेवर देखे ही हैं, राज्यसभा में भी सरकार की परीक्षा भी बाकी है, क्योंकि वहां पर बहुमत नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से 2015-2016 में संशोधन लेकर के आए, क्या लगता है एक बार फिर से उसी रणनीति पर काम कर सकता है विपक्ष? बिल्कुल अखिलेश, देखिए समस्या ये है कि अब भाजपा के पास में मतलब अपना बहुमत लोकसभा में भी नहीं है। तो ये जो गठबंधन की सरकार है और ये तमाम बातें, जिस तरह से आपने देखा है वाईएसआर कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से आंध्रा में चुनाव हार गई और टीडीपी के साथ भाजपा का अलायंस है, तो वो जो 11 की संख्या काफी भारी भरकम है। और वो जो आपने 29 का आंकड़ा बताया, तो वो 29 का ग्रुप जो है अब भाजपा को बड़ा मान मनोबल करके करना पड़ेगा। ये बात सही है कि राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव सरकार के खिलाफ भी पारित हो जाता है तो उससे सरकार नहीं गिरती है। सरकार गिरने का दारोमदार जो होता है वो लोकसभा में होता है, जहां भाजपा के पास, एनडीए के पास बहुमत है अपना। लेकिन राज्यसभा में उनकी किरकिरी कई बार हो सकती है। और अब जो ऐसे दल जो इंडिया अलायंस में नहीं है और जो
एनडीए में भी नहीं है, वो अपना हर जगह के ऊपर अपना एक दम माफी चाहूंगा राशि जी, समय की बिल्कुल कमी है। संजय जी जाते हैं 30 सेकंड में आपका जवाब। आज तो बीजेडी ने भी बोल दिया कि वो एक ताकतवर विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तो ऐसे में बीजेडी से भी लगता है अब सहयोग नहीं मिलेगा। देखिए, साथ में बीजेडी का एक चीज है कि कई बार वो इशू बेस्ड हमेशा सपोर्ट करते रहे, और नवीन पटनायक वो शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे, तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग है। हाँ, वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया वो कह चुके हैं कि हमारी संख्या जो है कि लोकसभा से मत ना आके राज्यसभा में भी हमारी संख्या है। तो मेरे ख्याल में जब उस तरह के बिल आएंगे तो उतनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग बीजेपी कर सकती है कि उनको रीच आउट करके अपने बिल पास करवा ले। तो अभी वो संख्या मतलब किसी तरह के खतरे का संकेत नहीं दे रही है। ये जरूर है कि कोऑर्डिनेशन पहले से ज्यादा करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी और आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज से जो सत्र शुरू हुआ है इसमें सरकार और विपक्ष का जो टकराव है ये आगे जाकर क्या रुख अख्तियार कर सकता है। बहरहाल हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।